नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की होड़ तेज हो गई है। अब रूस और उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। रूसी राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्रालय से परमाणु परीक्षण को लेकर प्रस्ताव तैयार करने को कह दिया। पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका परीक्षण करेगा तो रूस भी पीछे नहीं रहेगा। अमेरिका के बाद रूस करेगा परमाणु बम का परीक्षण। रूस की तरफ से परमाणु परीक्षण की तैयारियों के बीच खबर उत्तर कोरिया से भी आ रही है। वैसे तो ट्रंप ने यह दावा किया है कि उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण कर रहा है, लेकिन अब खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया ने भी तैयारी पूरी कर ली है। एक आदेश पर धमाके की तैयारी है तो दुनिया में तेज होती परमाणु हथियार की दौड़ को लेकर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। वेनेजुएला और ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल को पड़ेगा भारी। रूस ने दोनों ही देशों को भेजी हथियारों की खेप, वेनेजुएला उड़ा सकता है व्हाइट हाउस। अमेरिकी चुनाव में मिली हार के बाद बदले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर। कहा, न्यूयॉर्क की करते रहेंगे मदद, हार पार्टी की, मेरी नहीं, बैलेट पर नहीं था मेरा नाम। अफगानिस्तान पर फिर से हमले की तैयारी में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान, अगर समझौता नहीं हुआ तो जंग होगी। और चलते चलते में देखेंगे सर्दी गायब, लेकिन चारों तरफ दिख रही है बर्फ ही बर्फ। दुनिया में हैरान करने वाला नजारा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में चुनाव प्रचार शुरू होते ही भड़की हिंसा। चटगांव से बीएनपी उम्मीदवार इरशादुल्लाह को मारी गई गोली, एक उम्मीदवार का घर फूका। G20 समिट में शामिल नहीं होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा, साउथ अफ्रीका को अब G20 से किया जाए बाहर। 22 नवंबर से शुरू होगा G20 समिट। ट्रंप का चीन को लेकर बड़ा खुलासा। कहा, जिनपिंग के साथ बैठक में डरे हुए थे चीन के अधिकारी। पूरी बैठक में किसी भी चीनी अधिकारी ने नहीं की बात। सिंध के पहाड़ों में सुरंगों का निर्माण कर रहा है पाकिस्तान। ट्रंप कर चुके हैं दावा, पाकिस्तान कर रहा है परमाणु परीक्षण। IAEA से जांच की मांग। अमेरिका और रूस अब सीधे आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया है कि परमाणु परीक्षण फिर से शुरू किए जाएं। इसके बाद अमेरिका ने इसकी तैयारी शुरू कर दी और कभी भी परमाणु परीक्षण की खबर सामने आ सकती है। इससे पहले अमेरिका ने परमाणु वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। मिनटमैन 3 अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और 14,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। अमेरिकी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल कैरी रे ने कहा कि परीक्षण सिर्फ मिसाइल लॉन्चिंग के लिए नहीं, बल्कि पूरे ICBM सिस्टम की क्षमता जांचने के लिए था। ये मिसाइल कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से दागी गई और लगभग 4,200 मील यानी 6,759 किलोमीटर की दूरी तय करके मार्शल आइलैंड्स के रोनाल्ड रीगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट साइट तक पहुंची। यहां मौजूद रडार और सेंसर के जरिए मिसाइल की परफॉर्मेंस का डेटा इकट्ठा किया गया। मिसाइल परीक्षण के बाद अब अमेरिका परमाणु परीक्षण की तैयारियां भी तेज कर चुका है, तो दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपनी सेना को परमाणु परीक्षण की तैयारी के संकेत दे दिए। पुतिन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो परमाणु परीक्षणों को फिर से शुरू करने की संभावनाओं पर प्रस्ताव तैयार करें। राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि मॉस्को केवल तभी परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करेगा जब अमेरिका ऐसा कदम उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका जल्दी परमाणु परीक्षण करेगा तो रूस को भी इस पर विचार करना होगा। बैठक में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोउसाउ ने पुतिन को जानकारी दी कि अमेरिका हाल के दिनों में अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा है। इस स्थिति में रूस के लिए पूरे पैमाने पर परमाणु परीक्षण की तैयारी तुरंत शुरू करना जरूरी है। बेलोउसाउ ने बताया कि रूस ने नोवाया जेमिल्या नाम के आर्कटिक क्षेत्र में बनी टेस्टिंग साइट को बहुत कम समय में परीक्षण के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके बाद पुतिन ने रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया कि वो वॉशिंगटन के इरादों का विश्लेषण करें और परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू करने के संभावित प्रस्ताव तैयार करें। पुतिन ने कहा कि ट्रंप के बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति गंभीर और खतरनाक हो गई है। अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो रूस भी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वैसा ही कदम उठाएगा।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में, चीन और फ्रांस ने 1996 में और सोवियत संघ ने 1990 में परमाणु परीक्षण किए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने अब तक कोई परीक्षण नहीं किया है और इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण को मंजूरी दे सकते हैं। दक्षिण कोरिया की रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये चेतावनी जारी की है। एजेंसी के अनुसार अगर किम हरी झंडी दिखा दे तो उत्तर कोरिया तुरंत अपना 7वां भूमिगत परमाणु परीक्षण कराने को तैयार बैठा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किम जोंग उन पुंगेरी परमाणु परीक्षण स्थल पर नंबर 3 सुरंग का उपयोग करके परीक्षण का निर्णय ले सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किम शासन के पास करीब 50 परमाणु हथियार मौजूद हैं। 2006 से अब तक उत्तर कोरिया ने 6 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए हैं, जिनमें अंतिम परीक्षण 2017 में हुआ था। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठते रहे हैं। दावा यह किया जाता है कि उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने की तकनीक पाकिस्तान ने दी थी। अब अगली खबर में बात करेंगे रूस के अमेरिका पर पलटवार की। रूस इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है। ये जंग 3 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रही है। यूक्रेन कमजोर तो पड़ा है, लेकिन अभी तक हारा नहीं है। यूरोप और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को खुलकर सैन्य मदद दी जा रही है, लेकिन ये मदद भी रूस को रोक नहीं पा रही है। रूस की सेना धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही है और अब रूस ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देना भी शुरू कर दिया है। दरअसल अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर हमले की पूरी तैयारी कर ली गई है। ट्रंप का एक आदेश मिलते ही अमेरिका वेनेजुएला पर हमला कर देगा। तो ईरान पर भी हमले की तैयारी है, क्योंकि ईरान साफ कर चुका है कि वो 2 सप्ताह में परमाणु बम बना सकता है, जबकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान परमाणु बम बनाए उससे पहले ही अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। और रूस ने वेनेजुएला और ईरान दोनों को ही अमेरिका के हमले का जवाब देने के लिए मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। रूस वेनेजुएला को अपनी नई और घातक ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम देने वाला है। रूसी संसद के डिफेंस कमेटी के फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन एलेक्सी जुरावेल्योव ने कहा कि इसमें कोई रुकावट नहीं है। हम वेनेजुएला को छोटे हथियारों से लेकर हवाई जहाज तक सभी तरह के हथियार देने को तैयार हैं। खबर यह भी आ रही है कि इसकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है, यानी अमेरिका को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। ओरेशनिक मिसाइल यूरोप के किसी भी लक्ष्य को 1 घंटे में मार सकती है। इसमें 6 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। ओरेशनिक एक नए बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रूस ने हाल ही में विकसित किया है। यह हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ती है। करीब 12,000 किलोमीटर की रफ्तार से यह मिसाइल उड़ान भरती है और 5500 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला कर सकती है। रूस के मुताबिक ये सूरज से ज्यादा गर्मी पैदा कर सकती है। ये मिसाइल यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो चुकी है और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। खबर आ रही है कि 2 दिन पहले एक रूसी IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन वेनेजुएला की राजधानी काराकस पहुंचा, जिसमें कई आधुनिक हथियार वेनेजुएला पहुंचाए गए हैं। इसमें पंथसीर S-1 और बक M2E एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। वेनेजुएला अमेरिका के पड़ोस में है, इसलिए ओरेशनिक मिसाइल की रेंज में पूरा अमेरिका आ जाता है और अमेरिका के पास इस मिसाइल को रोकने की क्षमता नहीं है। ये यूक्रेन जंग में साबित हो चुका है। रूस सिर्फ वेनेजुएला को हथियार नहीं दे रहा है, बल्कि ईरान को भी आधुनिक हथियार दिए गए हैं। 2 नवंबर को रूस का एंटोनोव 124 चौथी बार तेहरान में लैंड किया है। इस कार्गो प्लेन की जानकारी ना तो रूस ने दी है और ना ही ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। इसलिए चर्चा है कि रूस ने चुपके से अपना उन्नत एयर डिफेंस S-400 ईरान को दे दिया है। इतना ही नहीं, सुखोई 35 भी ईरान को देने की बात कही जा रही है। यानी अब इजराइल ने ईरान में अपने एयरक्राफ्ट भेजे तो वो वापस नहीं लौट पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रूस के कई सैन्य एयरवेज से कम 4 AN-124 और IL-76 उड़ानें ईरान गई। सैटेलाइट तस्वीरों में मेहराबाद एयरपोर्ट पर फ्यूल ट्रक, कार्गो ट्रक और गार्ड्स की हलचल देखी गई। इससे यह संकेत मिला कि संवेदनशील सैन्य उपकरणों की ढुलाई हो रही थी। अब अगली खबर में बात करेंगे चुनाव में मिली हार के बाद बदले ट्रंप के सुर की। अमेरिका में हाल ही में हुए चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को जबरदस्त हार मिली थी। खासतौर पर न्यूयॉर्क के मेयर पद पर जिस तरह से ट्रंप ने जोहरान ममदानी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी वो ममदानी को नहीं रोक पाए। उसके बाद ट्रंप का पहला बयान सामने आया।
ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन इसलिए हारे क्योंकि ट्रंप बैलेट पर नहीं थे और सरकारी शटडाउन ने माहौल बिगाड़ दिया। यानी ट्रंप का कहना है कि हार रिपब्लिकन पार्टी की हुई, उनकी नहीं हुई। इसलिए 2028 में जब राष्ट्रपति चुनाव होगा तो परिणाम अलग होंगे। वैसे 2028 में ट्रंप चुनाव लड़ पाएंगे, इसी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का संविधान किसी को तीसरी बार राष्ट्रपति पद हासिल करने की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो आसान नहीं है। लेकिन इस हार के बाद ट्रंप के तेवर जरूर नरम पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने ममदानी पर तंज कसते हुए कहा कि न्यूयॉर्क अब आजाद नहीं रहा, हमने सोशलिस्ट को छोड़ सीधे कम्युनिस्ट को मेयर बना दिया। अब मियामी उन लोगों का ठिकाना बनेगा जो न्यूयॉर्क से भागकर आजादी चाहते हैं। हम देखेंगे कि न्यूयॉर्क में एक कम्युनिस्ट कैसा काम करता है। हम थोड़ी मदद करेंगे जिससे शहर फिर से आगे बढ़े। लेकिन जब तक मैं व्हाइट हाउस में हूं, अमेरिका किसी भी रूप में कम्युनिस्ट नहीं बनेगा। जबकि पहले ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मतदाताओं को चेतावनी दी थी कि अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार जोहरान ममदानी जीतते हैं तो वो शहर की फेडरल फंडिंग रोक देंगे। उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो को समर्थन दिया था, लेकिन नतीजों में क्यूमो को हार का सामना करना पड़ा, जबकि ममदानी ने बाजी मार ली। और अब जब ममदानी सत्ता में है, ट्रंप का बयान नरम पड़ता दिखा। वो न्यूयॉर्क की मदद करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। वैसे ट्रंप की पार्टी सिर्फ न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव ही नहीं हारी, बल्कि राज्यों में गवर्नर पद के चुनाव में भी डेमोक्रेट ने क्लीन स्वीप कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में सीजफायर के मुद्दे पर बैठक हो रही है। कतर और तुर्की इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं। कोशिश हो रही है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव कम किया जाए और जंग की संभावना को टाला जाए। तालिबान की तरफ से लगातार इस कोशिश का समर्थन भी किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जंग पर आमादा दिखाई दे रहा है। बातचीत से ठीक पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान सरकार को खुली धमकी दी। दरअसल आसिफ से सवाल किया गया कि अगर अफगानिस्तान को तालिबान के साथ बैठक में कामयाबी नहीं मिलती है तो क्या होगा। इस पर आसिफ ने कहा कि अगर बैठक में कामयाबी नहीं होती है तो जंग ही होगी। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की मदद से पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार आतंकियों की मदद कर रही है, जबकि तालिबान सरकार पाकिस्तान के इन आरोपों का खंडन कर रही है। तालिबान उल्टा पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है कि उसकी तरफ से आने वाले ड्रोन बेकसूर अफगानियों को निशाना बना रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान पर आईएसआईएस आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाया है। इस्तांबुल में चल रही बातचीत से कुछ घंटे पहले आए आसिफ के बयान ने एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है। इससे पहले 30 अक्टूबर को भी इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें तीखी बहस देखने को मिली। मुश्किल से दोनों देश बाद में संयुक्त बयान पर तैयार हुए, जिसमें युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई गई। और अब जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आए हैं, उसके बाद सीजफायर लंबे वक्त तक टिकना मुश्किल दिख रहा है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे बिना सर्दी के मौसम के बावजूद बिछी बर्फ की चादर की। जरा सोचिए, आप ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया या न्यू साउथ वेल्स के खेतों से गुजर रहे हैं और सामने का पूरा मैदान सफेद चमकीली चादर से ढका हुआ है। पहली नजर में ये किसी बर्फबारी जैसा लगेगा, लेकिन हवा में ठंडक महसूस नहीं होगी। स्थानीय लोग इस दृश्य को एंजल हेयर कहते हैं और इस चादर के पीछे की वजह मौसम नहीं बल्कि स्पाइडर्स यानी मकड़ियां हैं। जब इन छोटी मकड़ियों का घर पानी में डूब जाता है तो ये जीवित रहने के लिए एक अनोखा सफर शुरू करती हैं। वो मैदान की सबसे ऊंची जगहों पर चढ़ जाती हैं, जैसे ऊंची घास की फुनगियां या बाड़ के खंभों पर। वहां पहुंचकर ये मकड़ियां हवा में रेशम के पतले लंबे धागे छोड़ती हैं, जो एक सफेद पैराशूट जैसा बन जाता है। हवा इन धागों को पकड़ती है और छोटे छोटे पैराशूटों पर बैठी इन मकड़ियों को उड़ाकर नए सुरक्षित स्थानों पर ले जाती हैं। लाखों मकड़ियां जब एक साथ ये करती हैं तो उनके द्वारा छोड़े गए ये महीन रेशमी धागे पूरे खेत, झाड़ियों और बाड़ को ढक लेते हैं। एक विशाल चमकीली और हल्की बर्फ की चादर की तरह ये दृश्य इतना देखने में सुंदर होता है कि इसे देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कुछ लोगों को पहले लगता था कि ये बर्फ या प्रदूषण है, लेकिन ये तो मकड़ियों का कमाल है। यहाँ कई लोग इसे देखने के बाद खुद को भाग्यशाली मानते हैं। तो क्या आप भी इस जगह जाकर बर्फ की चादर मतलब मकड़ियों की इस कलाकृति को देखना चाहेंगे? तो आज इस बर्ड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।